तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी डिफरेंट टाइप की फिल्म को जिसका नाम है विस्पर ऑफ द विच। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है, आपको देखने में मजा आएगा और आपको सारी चीजें एंड में ही समझ आएंगी, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। मैंने एंड में एक छोटी सी समरी भी दी है, जिसको पूरी फिल्म समझ में नहीं आती वो एंडिंग को देखकर इजीली सब कुछ समझ पाएगा कि आखिर इसमें हुआ क्या। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही काफी बढ़िया फिल्म्स को एक्सप्लेन किया है, जैसे कि अपार्टमेंट 7A, प्लेटफॉर्म 2 और भी ढेर सारी मूवीज को। तो अगर आपने उन सबको नहीं देखा है जाकर देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल को दिखाते हुए, जहां से एक लड़की भागती हुई जा रही थी। वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान और डरी सी थी, जो कि अंधेरे से भरे जंगल से बाहर आकर एक मैंशन तक पहुंचती है, जहां पर वो जाकर छुप जाती है, ये सोचते हुए कि वो बच जाएगी। लेकिन ये उसका छुपना काम नहीं आता, क्योंकि जिन 3 लोगों से वो डरकर भाग रही थी वो उसका फोन छीनने लगते हैं। और यहाँ पर केविन नाम के एक लड़के से हम रूबरू होते हैं, जो कि थोड़ा सा एग्रेसिव होकर उससे बात करता है, उसे परेशान करता है और फोन लेने पूरा जोर लगाने लगता है। अब तभी उन सभी को मेंशन के अंदर से पियानो बजने की आवाज आती है और वो लोग उस आवाज को ढूंढने निकल जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। अब इन लोगों को वो पियानो मिल जाता है जो कि खुद पे खुद बज रहा था। उनको लगता है कि ऐसा किसने किया, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर एक चूहा घूम रहा था, जिसकी वजह से वो कीज प्ले हो रही थी। लेकिन वो नोटिस करते हैं कि जो पियानो की स्ट्रिंग्स होती हैं वो टूटी हुई थी और ये प्ले नहीं हो सकता था। खैर वो लोग इसे नजरअंदाज करके बाहर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि कोई पियानो की कीज को रिदम में प्ले करने लगता है और एक लड़की ये चीज नोटिस करके थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तभी हम केविन को देखते हैं, जो कि एक रूम में आता है, जिसे वहां पर एक पुराना क्लोजेट मिलता है, जिसे उसके अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। साथ ही साथ बाकी लोगों को भी कोई विस्पर सुनाई देती है। केविन अब उस क्लोजेट को चेक करता है, जिसके अंदर से चमगादड़ और बग्स बाहर आते हैं, जिनसे कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन वो डरता नहीं है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पलटता है उसे फिर से कोई चीज फील होती है, वो आवाज सुनाई देती है और तभी एक शक्ति उसे क्लोजेट के अंदर खींच लेती है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद में हमें निक और पॉल नाम के 2 डिटेक्टिव्स को दिखाया जाता है, जो कि बचपन के दोस्त थे और वो बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। निक कहता है कि उसे लगा था कि पॉल के जूनियर्स आएंगे, लेकिन वो खुद आया है, जिस पर वो कहता है कि वो इस जगह को जानता है, एज उसने यहाँ पर बचपन बिताया है और वो यहाँ के लोगों को भी जानता है, तो ये केस वो अच्छे से सॉल्व कर सकता है। और इस मेंशन से उनके खुद का बचपन का डर जुड़ा हुआ है। यहाँ की कहानियां सुनकर ही वो बड़े हुए हैं, तो यहाँ की चीजों को, यहाँ के राज को भी वो खुद से बाहर लाना चाहता है। अब उनकी बातों से हमें ये आइडिया लग जाता है कि कभी बचपन में वो अपने फ्रेंड ग्रुप्स के साथ यहाँ पर आते थे और ये जगह हॉन्टेड है। यहाँ पर विस्पर सुनाई देती हैं, जो कि आखिरी सीन में उन टीन्स ने भी सुनी थी। और पॉल यही कहता है कि तब भी विस्पर्स ही सुनाई दिया करती थी और अभी भी सुनाई दे रही हैं। कुछ बुरा तब भी था और अब भी है। इस पर निक कहता है कि वो पुरानी चीजों को याद नहीं करना चाहता और ये सब कहानियां बेकार हैं और ये सिर्फ एक सिंपल मर्डर केस है जिसे वो सॉल्व करने आए हैं, बाकी कुछ भी नहीं। खैर अब वो अंदर जाते हैं और हम उनके बचपन की एक झलक देखने लगते हैं, जहां पर यंग निक, पॉल और उसके दोस्त सोफी, आर्थर और निक का छोटा भाई यहाँ पर आते हैं। अब आर्थर उनको इस जगह के बारे में बताता है और यहाँ की कहानियां पहले से ही काफी प्रचलित थीं। लेकिन आर्थर लाइब्रेरी से कुछ हिडन आर्काइव्स को लेकर आया था, जिसके अंदर इस मेंशन के बारे में ढेर सारी बातें लिखी हुई थी। तो ये मेंशन पिछले 100 साल से खाली है और उससे पहले यहाँ पर एक ओल्ड लेडी रहा करती, जो कि अपने इनकेंटेशंस को एक तरह की विस्पर में कास्ट करती थी और उनसे लोगों को ठीक कर दिया करती और उसके बदले वो उनसे अच्छा खासा पैसा भी लिया करती थी। अब आगे चलकर कुछ ऐसा होता है कि सब लोग जो यहाँ पर रहते थे एक ही रात में खत्म हो गए और अकेली वो ओल्ड लेडी ही बची हुई थी, जिसको सभी विच बोलने लगे। और जब उसने अपना शरीर छोड़ा तब से ही ये मेंशन शापित हो गया। यहाँ पर जो कोई भी आता है उसे आज भी वही श्रापित, ईविल और डार्क विस्पर सुनाई देती हैं, जो कि उनकी रूह को डराती नहीं है, बल्कि उनके जिस्म से अलग करके उनकी मृत्यु के साथ खेलती है। अब वो लोग ऊपर जाते हैं जहाँ पर वो ओल्ड लेडी रहा करती थी और आर्काइव्स में लिखा हुआ था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो आर्थर के हिसाब से उन्हें यहाँ पर बेरिड गोल्ड भी मिल सकता है, यानी कि सोना मिल सकता है, जो कि शायद कभी उस ओल्ड लेडी ने छुपाया होगा। और वो उसे ढूंढने लगते हैं और किस्मत से सही स्पॉट हिट भी हो जाता है। अब उन लोगों को एक बॉक्स मिलता है, जिससे कि वो बहुत खुश थे, क्योंकि इसके अंदर तो गोल्ड है, जिससे कि वो अमीर हो जाएंगे। लेकिन टू देयर सरप्राइज वो एक पुराना फोनोग्राफ होता है और ये सबसे पहला डिवाइस था जो कि आवाजों को रिकॉर्ड भी कर सकता था और प्ले भी कर
सकता था। खैर अब ये लोग इसे ओपन करके प्ले करते हैं तो उन्हें उस ओल्ड लेडी की आवाज में वो सभी विस्पर सुनाई देती हैं, जिसको सुनते ही वो परेशान होकर उसे बंद कर देते हैं और बात करते हैं कि किसी ने उन्हें क्यों ही रिकॉर्ड किया होगा, जिस पर वो इस पॉइंट को निकालते हैं कि शायद किसी ने उन इनकैंटेशंस को प्रिजर्व करने के लिए इसे रिकॉर्ड करके रखा होगा। तभी सोफिया इस बॉक्स को देख रही थी जिस पर एक मिरर लगा हुआ था, जिसके अंदर वो अपने पीछे उसी विच की शैडो को देखकर डर जाती है, जिससे कि वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके साथ अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। निक और पॉल उस केस के बारे में ही बात करते हैं और उस क्लोजेट को देखते हैं जहां से बॉडी को तो निकाल लिया गया था, लेकिन क्लोजेट के अंदर खून के धब्बे थे, यानी कि शुरुआत में जो व्यक्ति था जो इसके अंदर चला गया था ये उसी केस को लेकर आए थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने में अभी टाइम था तो कॉज ऑफ डेथ उन्हें नहीं पता था। साथ ही साथ उन बच्चों ने सुबह मींस केविन के मरने के 7 घंटे बाद रिपोर्ट किया था और उनके हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं देखा कि क्या हुआ कैसे हुआ, वो कुछ भी नहीं जानते थे। और निक भी उनको अच्छे से जानता था तो वो बच्चे अच्छे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे या फिर ये उनका काम ही नहीं हो सकता। अब वो लोग यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में पॉल जंगल को चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक की चेन मिलती है और ये की चेन असल में उसके बेटे लूक की होती है। अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसके अंदर वो अपने बेटे लूक के साथ इसी जंगल से होता हुआ जा रहा था और लूक ने तब सीट बेल्ट्स नहीं लगाई हुई थी। तभी गाड़ी के आगे सडनली कोई बच्चा आ जाता है जिसको बचाने के चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो गया था और उस हादसे में लूक बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और जिस बच्चे की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था वो वहाँ पर था ही नहीं। एनीवेज अब पॉल के मन में उसके बेटे के लिए जो ट्रॉमा था वो उसे रोज हॉन्ट करता है, जिसके चलते अब वो वापस कार में बैठता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने वही लड़का खड़ा दिखाई देता है जिससे वो काफी परेशान हो गया था। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो लड़का वहाँ पर नहीं है। वो खुद को काम डाउन करता है और वहाँ से निकल जाता है। पॉल अब सीधा सोफी के घर पहुँचता है जहाँ पर वो उसकी स्टेप डॉटर याना से कुछ पूछताछ करने आया था। अब वो सोफी से थोड़ी बहुत बात करता है और उसके बारे में उससे पूछता है तो वो बताती है कि वो अब विडो है जिसके हस्बैंड की कुछ ही समय पहले मृत्यु हो चुकी है और याना उनकी पहली बीवी से हुई बेटी है, मतलब कि सोफी की स्टेप डॉटर। और याना वही लड़की है जो कि कहानी की शुरुआत में भागते हुए उस मेंशन तक आ रही थी। अब निक याना और उसकी बहन जूली और उसके बॉयफ्रेंड रॉन से बात करता है कि वो वहां पर गए थे तो उन्होंने क्या देखा था, क्या सुना था। तो उनका सीधा जवाब आता है कि उन्होंने बस वहां पर एक विस्पर सुनी थी जो कि चारों तरफ से आ रही थी और ये बात पॉल को वियर्ड नहीं लगती क्योंकि वो ये सब फेस कर चुका था। वो आगे उनसे उस फोनोग्राफ या फिर उस बॉक्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई भी बॉक्स नहीं मिला था और ना ही उन्होंने कुछ और देखा। जो देखा था वो बता दिया, लेकिन पॉल को कुछ और भी चाहिए था तो वो थोड़ा और जोर डालता है। तो याना ये बताती है कि एक बार उसने मेंशन के बाहर एक अजीब से आदमी को देखा था जिसने उसे बाद में फॉलो भी किया था, तो वो उस पर चिल्लाई भी थी जिससे कि वो भाग गया और वो आर्थर नाम का एक हिस्टोरियन है। पॉल अब आर्थर के घर पर जाता है जो कि थोड़ा सा अजीब सा हो चुका था, काफी परेशान रहा करता था। अब वो उस मेंशन से जुड़ी हुई हर एक चीज को, मौतों को, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को बड़े ही शिद्दत से इन्वेस्टिगेट करता है। अब निक उससे याना, मेंशन और उस फोनोग्राफ के बारे में पूछता है कि वो कहां पर है, जिस पर वो कहता है कि वो उसके पास नहीं है। तो पॉल कहता है कि या तो वो सच बताकर फोनोग्राफ दे दे या फिर जेल चला जाए, जिस पर डर कर वो उस फोनोग्राफ के बारे में कहता है कि वो उसके ही पास है, वो ऊपर रखा हुआ है और वो उसे ऊपर से लेने जाता है, लेकिन विंडो से कूद कर वो भाग जाता है। अब तभी पॉल पुलिस टीम को बुलाकर यहाँ पर सर्चिंग करवाता है और उसे यहाँ पर उस मेंशन का एक मैप मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। तभी निक आकर उससे बात करता है कि ये सही नहीं है, जिस पर वो कहता है कि आर्थर एक सस्पेक्ट है और अगर वो निर्दोष हुआ तो बच जाएगा। जिस पर निक पॉल से ये कहता है कि और वो जो नशे करता है उसका क्या, वो डिप्रेशन में है और पॉल को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन पॉल उल्टा निक से कहता है कि उसे उसके कंसर्न्स की जरूरत नहीं है। खैर इसी बीच वो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स को चेक करने जाता है और डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि बॉडी पर खरोंच मिली है, स्पाइन भी टूटी हुई है और जख्म भी हैं, लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है वो लिटरली डर है और केविन की मौत डर की वजह से हुई है। उसका हार्ट फेल हो चुका है और एक चीज की उसके कान के पर्दे भी फटे हुए हैं जो कि बहुत ही तेज आवाज से ही पॉसिबल है, लेकिन विटनेस के हिसाब से उन्होंने वहां पर सिर्फ विस्पर सुनी थी, ना कि कोई बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज। तभी वो डॉक्टर से उस बॉक्स के बारे में पूछता है कि शायद केविन के सामान के अंदर वो मिला होगा, तो डॉक्टर उसे चेक करने चला जाता है, लेकिन तभी हम केविन के मृत शरीर को देख पाते हैं जो कि हिल रहा था। पॉल इस चीज को नोटिस करके उसके पास जाता है और वो जो शरीर होता है वो उसको पकड़ लेता है और अब उसकी लाइफलेस बॉडी से एक भयानक सी आवाज आती है जो कि ये कहती है कि वो पॉल
को पहचानती है और इतना कहकर वो उसे दूर फेंक देती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम याना को देख पाते हैं जो कि अपने स्टेप ब्रदर मतलब कि सोफी के सबसे छोटे बेटे विली को संभाल रही थी। लेकिन तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है और विली का एक टॉय अपने आप ही हिलने लगता है। वो उस टॉय को साइड में रख देती है, लेकिन वो फिर से जगह बदल कर आवाज करने लगता है, तो वो उसका म्यूजिक बॉक्स निकाल कर साइड में फेंक देती है। लेकिन फिर भी उसे वो आवाज सुनाई दे रही थी जो कि धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और आगे कुछ हो उससे पहले ही वहाँ पर सोफी आ जाती है जो कि विली को लेकर वहाँ से निकल गई थी। और याना उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन सोफी के पास अभी टाइम नहीं था। तभी हम पॉल को देखते हैं जिसे अपने बेटे लूक के विजन्स हर पल हॉन्ट कर रहे थे, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभाल रहा था। वो अब एक बार में जाता है जहाँ पर उसे सोफी मिलती है जो कि यही काम करती थी, और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि उसके एक्स हस्बैंड की वाइफ मेंटली इल हो गई थी जिसने खुद को खत्म कर लिया। वो लोग थोड़ी और बात करते हैं और पॉल उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट को नोटिस करता है जो कि उसने उसे बचपन में गिफ्ट किया था, जो कि आज तक वो पहन कर रखती है, जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। साथ ही साथ यहाँ पॉल अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी, तब से ही वो अपने बेटे को अकेले संभाल रहा है, और जब उसकी माँ की मृत्यु हुई थी तो वो अपने पुराने घर आ रहा था। तभी उनका एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर लूक अब कोमा में जा चुका है और आखिरी 2 महीनों से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और उसने एक्सीडेंट से पहले एक बच्चे को देखा था, लेकिन कार के डैश कैम पर कोई बच्चा कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तभी हम रॉन को देखते हैं जो कि जूली के घर पर आया हुआ था और वो इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन जूली अभी केविन के दुख से बाहर नहीं आई थी, तो वो उसे रोक देती है, जिससे अपसेट होकर वो घर जाने लगता है और वो भी दूसरे रूम में चली जाती है। अब रॉन को जूली की सिडक्टिव आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बड़े ही प्यार से उसके पास बुला रही थी, और वो उसके पास जाने लगता है। वो बेसमेंट में आता है जहाँ पर उसे जूली तो नहीं मिलती, लेकिन फ्लोर से गिरता हुआ खून दिखाई देता है और सामने किसी की स्किन स्टिच हो रही थी, और वो आगे जाकर देखता है तो उसे केविन की ही स्टिच बॉडी मिलती है, जिससे कि वो बहुत डर जाता है। और यहाँ पर याना भी नाइटमेयर से जाग जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन सोफी उसे ही डांट देती है और वो रोने लगती है। तो यहाँ पर यह भी दर्शाया गया है कि जो सोफी है वो एक अच्छी स्टेप मदर नहीं लग रही थी। खैर पॉल उससे बात करने आता है और वो ये कहती है कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है, और सोफी उसे अपनी बेटी नहीं मानती, जिस पर पॉल उसको समझाता है कि ऐसा नहीं है, उसको बार में काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम कर रही है, इसलिए शायद से स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ होगा। अब वो उससे उस रात के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि जूली हमेशा उसे परेशान करती रहती है और उसने उसकी डायरी चुरा ली थी जिसके अंदर उसने लिखा था कि वो केविन को पसंद करती है। सेम नाइट केविन उससे मिलता है और प्रपोज करके किस करने लगता है, लेकिन वो उससे प्यार करता ही नहीं था, बल्कि उसकी गलत फोटोज वो निकाल लेता है, और फिर वो, रॉन और जूली उसे परेशान करते हैं, फोटो लीक करने की धमकी देते हैं। तो वो उस फोन को छीन कर भागती है और रास्ते में उसे विस्पर सुनाई देती है जो कि बढ़ती ही जाती है, लेकिन उसे अपनी इज्जत बचानी थी, जिसके चलते वो भागती चली जाती है। और यही सीन शुरुआत में हम देख पा रहे थे, यानी कि ऐसा हुआ था वहां पर। तभी पॉल पूछता है कि क्या उस रात आर्थर भी वहां पर था, जिस पर वो कहती है कि नहीं, वो वहां पर नहीं था। तभी पॉल सोफी के पास था और वो दोनों बचपन से एक दूसरे से ही प्यार करते थे, तो उनकी फीलिंग जाग जाती है और वो किस करते हैं, साथ ही साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन हम याना को देखते हैं जिसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो घर से बाहर निकल जाती है। पॉल की भी नींद खुल जाती है, जिसको सोफी के सड़े हुए शरीर के विजन्स आ रहे थे, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। अब तभी उन्हें कुछ म्यूजिक सुनाई देता है, जिसका पीछा करते हुए वो बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें वहां पर रॉन का फोन और स्किन टिश्यूज मिलते हैं। अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है और अभी सबको लग रहा था कि वो कहीं पर चला गया है या फिर कहीं पर घूम रहा होगा, क्योंकि वो रात से ही घर पर नहीं आया। अब पॉल सोफी के साथ में होता है जो कि जूली से वो डायरी मांगता है और उसे डायरी के अंदर वो मैप मिलता है, और सेम मैप आर्थर के घर पर भी मिला था। उस मैप के अंदर एक वेयर हाउस बना हुआ था जिससे एक अंडरग्राउंड पैसेज वे सीधा उस मेंशन तक जाता था, और अब वो और सोफी बेसमेंट में वो पैसेज वे ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो पैसेज वे मिल जाता है और पॉल सोफी को पीछे छोड़कर आगे अकेला बढ़ जाता है। अब उसे उस छोटे बच्चे का गोश्त भी परेशान कर रहा था, साथ ही साथ रॉन की भी डेड बॉडी उसे मिल जाती है। वो आगे जाता है तो उसे याना मिलती है जिसके हाथ में वो फोनोग्राफ था और कोई उसके बाल बना रहा होता है जिसे वो नहीं देख पाता, लेकिन अब तक आर्थर आकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब आर्थर उसे यहाँ पर पूरा सच बताता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस भयानक कहानी के असली पत्ते। अब तभी उन्हें यहाँ पर एक ऑल्टर मिलता है जहाँ पर सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे, और ये जगह पहले कभी एक टेंपल हुआ करती थी जहाँ पर मारा नाम की गॉडेस ऑफ डेथ की पूजा की जाती थी। उसके सामने सैक्रिफाइस दिए जाते थे जो कि अपने शिकार के डर से खेलती, उन्हें तड़पाती, उनके बुरे सपनों में जाकर उन्हें हॉन्ट किया करती और फिर उनको जान से मार देती। मारा उन विस्पर से आती है और उनसे ही वो अपने शिकार को रूइंस में बुलाकर खत्म करती है। उन विस्पर से बचा नहीं जा सकता क्योंकि वो कान से सुनाई नहीं देती बल्कि दिमाग में फंसती है और एक
डीप शॉक देती है, उन्हें नाइटमेयर से बाहर ला सकती है। अब यहाँ पर रहने वाली जो ओल्ड लेडी हुआ करती थी वो भी मारा की ही विस्परर थी, जो कि अपने एंड टाइम में थी। तो उसने अपनी उम्र बढ़ाने अपनी ग्रैंड डॉटर का सैक्रिफाइस दे दिया था, वो भी इसी ऑल्टर में जहाँ पर उसने विस्पर करी थी, और उसी चीज को उसने फोनोग्राफ पर रिकॉर्ड कर लिया था। अब मारा ने उसे लंबी उम्र तो दे दी, लेकिन वो गॉडेस ऑफ डेथ है और डेथ बहुत ही शातिर होती है। वो इतनी आसानी से कैसे ही वो उसको कुछ दे सकती थी, वो भी जिंदगी। तो वो उसके साथ में उसे कर्स भी देती है, डर भी देती है, दर्द भी देती है, और एक सैक्रिफाइस के बदले लेती है एक जिंदगी। तो मारा यानी कि द गॉडेस ऑफ डेथ ने ही इस मेंशन के अंदर रहने वाले सभी लोगों को खत्म कर दिया था, और फिर उस ओल्ड लेडी ने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लगा था कि वो एक विच है। अल्टीमेटली देखा जाए तो उसने अपनी ग्रैंड डॉटर को सैक्रिफाइस किया था, तो एक तरह से वो एक विच ही थी। हालांकि वो लोगों को ठीक तो कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने काम तो गलत ही किए थे। अब जब बचपन में वो लोग यहाँ पर आए थे, यानी कि पॉल और निक वगैरह, और सोफी यहाँ पर गिर गई थी तो उसका नेक ब्रेक हो गया था, जिससे कि वो मर चुकी थी। जी हाँ, और निक अपने भाई टॉमी के साथ एम्बुलेंस लेने चला जाता है। अब पॉल कहता है कि वो विस्पर्स हील ही तो करती है, तो वो उस फोनोग्राफ को ऑन कर देता है, जिससे सोफी ठीक हो गई थी। लेकिन उसके साथ साथ अंधेरे के गर्त में सोई हुई मौत की देवी भी जाग गई, और उसने सोफी की जान के बदले ले ली टॉमी की जान, जिसे विस्पर सुनाई दे रही थी, और वो उससे ही डरकर भाग रहा था, जिसे एक कार ने हिट कर दिया था। और निक सबको यही बता रहा था कि उसका बस एक्सीडेंट हुआ था, और वो खुद भी यही मानता है, लेकिन सच आर्थर को पता है, और वही टॉमी आज पॉल को हॉन्ट कर रहा है। यानी कि जो बच्चा उसे हमेशा दिखाई देता रहता है वो कोई और नहीं बल्कि बचपन का टॉमी है, और वो उसको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसने ही इस श्राप को शुरू किया था अनजाने में। उसे लगता था कि इन विस्पर से इंसान जिंदा हो जाता है, जिसके चलते उसने सोफी को जिंदा कर दिया था। और आपको एक और चीज याद होगी कि उसने अपने सपने में देखा था कि सोफी का शरीर सड़ रहा था, जिसका मतलब यही था कि वो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसने जादू से जिंदा किया, यानी कि मारा द गॉडेस ऑफ डेथ की वजह से। अदरवाइज आज सोफी जिंदा नहीं होती। तभी आर्थर ये कहता है कि उन्हें सब कुछ रोकना होगा, उस फोनोग्राफ को जलाकर खत्म करना पड़ेगा। वही असली रीजन है इन सब चीजों का और मारा का यहाँ आने का। नहीं तो गॉडेस ऑफ डेथ का कहर किसी से ना देखा जाएगा, ना ही सहा जाएगा, और ना ही कोई जिंदा रह पाएगा। अब वो लोग याना से उस फोनोग्राफ को छीन लेते हैं, जो कि ये कहती है कि वो उसे ना तोड़े, और वो मारा को अपनी माँ मानती है। लेकिन उन लोगों के कुछ करने से पहले ही मारा वहाँ पर आ गई थी, और वो अपनी लाउड विस्पर से उन्हें हॉन्ट करने लगती है। यानी कि जिसने शुरुआत में सबको अब तक खत्म किया, यानी कि केविन को भी मारा ने ही खत्म किया था। अब होता यह है कि इस बहुत ही तेज विस्पर की वजह से पॉल तड़पने लगता है, जो कि लूक का विजन देखता है, जो कि अब मरकर गोस्ट बन चुका था। तो वो शॉक देने अपने कान के पास गन शूट कर लेता है और होश में आ जाता है। याना यहाँ से वो फोनोग्राफ लेकर भागती है और पॉल ऊपर जाता है। तो वो मारा से पजेस्ड होकर सोफी और जूली को मारने ही वाली थी, लेकिन वो उसे समझाकर शांत कर देता है, जिससे कि पोजेशन टूट जाता है और सोफी भी उसे संभालती है। वो उससे बात करता है तो वो बताती है कि वो अपने पिता के साथ यहाँ पर आई थी और एक दिन उसे उसकी मरी हुई माँ की आवाज आई, जिसके पीछे वो पैसेज वे में जाती है जहाँ पर उसे वो फोनोग्राफ मिला था और साथ में चैंटिंग्स भी। और उसकी माँ की आवाज उसे ये कहती है कि वो बस विस्पर करे वो वापस आ जाएगी, और वो विस्पर करके उन्हें फोनोग्राफ में रिकॉर्ड कर देती है, जिससे उसकी माँ वापस आ जाती है और वो असल में मारा होती है, यानी कि वो उसको धोखा दे रही थी। और जब केविन मरा था तो उसे दुख हुआ था, ये सब नहीं होना चाहिए था, यानी कि वो जानती थी कि केविन के साथ क्या हुआ था। खैर अब यहाँ पर पॉल उसे समझाता है और सोफी उसको संभालती है, और सोफी कहती है कि अब वो उसकी अच्छी माँ बनकर दिखाएगी। शायद से उसने हमेशा उसे नेग्लेक्ट किया, जिसके चलते ये सब हुआ। पॉल कहता है कि ये घर ईविल है तो वो लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मारा अपने विक्टिम को मारकर पावरफुल होती है और उसके पास पहले ही बहुत दुख और दर्द इकट्ठा हो चुका है, तो आगे बहुत कुछ गलत होगा। अब वो लोग तो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पॉल उस फोनोग्राफ को अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसे असल में लूक की जान बचानी है, जिसके अंदर वो मारा की हेल्प लेगा। यही एक रास्ता उसके पास था अपने बेटे को बचाने का। अब यहाँ निक भी आ जाता है, जिसे पता चल गया था कि पॉल को कभी यहाँ भेजा ही नहीं गया था, वो खुद से यहाँ पर आया है। और क्यों आया है रीजन हम जान चुके हैं, वो अपने बेटे के लिए यहाँ पर आया था और वो उस फोनोग्राफ को इसलिए ही ढूंढ रहा था। इनफैक्ट उसने आर्थर का पीछा भी इसलिए ही किया। अब निक पॉल के ऊपर गुस्सा हो जाता है, जो कि उसे पूरा सच बताता है और सोफी उसे संभालती है। और अब वो एक और सच बताता है कि उस दिन वो टॉमी की जान बचाना चाहता था, तो उसने फोनोग्राफ का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे अच्छा फील नहीं हुआ, तो उसने फोनोग्राफ को उल्टा चलाया था। तो मारा वहाँ पर वैनिश हो गई थी और सब कुछ रुक गया था। और कोई ना समझा हो तो बता दे कि निक ने सब कुछ रोक दिया था। जी हाँ, वो अपने भाई को बचाना तो चाहता था, लेकिन उसने सबकी जान बचा ली। वो समझ गया था कि इससे कितना गलत हो सकता है और इसलिए सब
कुछ सालों तक शांत रहा था, लेकिन मारा को विक्टिम चाहिए थे तो उसने याना को फंसाया और उससे वो वापस आ गई और सब कुछ फिर से चालू हो गया था। सिंपल सी बात है कि गॉडेस ऑफ डेथ है, उसे खाली लोगों की मौत चाहिए, उनकी सोल्स चाहिए टॉर्मेंट करने के लिए, जिससे कि वो ताकतवर होती है। लेकिन तभी सोफी नोटिस करती है कि याना और विली गायब थे और वो निक और पॉल को बुलाती है, जहां पॉल नोटिस करता है कि फोनोग्राफ भी गायब हो गया था। अब वो लोग नीचे जाते हैं जहां पर उन्हें याना मिलती है, जो कि पोजेशन में विली का सैक्रिफाइस देने वाली थी अपनी माँ को वापस लाने के लिए। लेकिन सोफी विली को लेकर यहाँ से भाग जाती है और तभी मारा यहाँ आकर उन्हें हॉन्ट करती है और पॉल याना को पोजेशन से बाहर लाता है। वो लोग उस फोनोग्राफ को जलाने लगते हैं, लेकिन मारा ऐसा नहीं होने दे सकती थी, तो वो अपनी विस्पर से उन्हें परेशान करती है और याना से वो फोनोग्राफ लेने लगती है। लेकिन सही समय रहते याना को एहसास हो जाता है कि ये उसकी माँ नहीं है और ये चीज गलत हो रही थी। वो पॉल को वो फोनोग्राफ देती है। तभी पॉल अब मारा के बनाए हुए नाइटमेयर में फंस जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि वो दिमाग के साथ खेलती है, जहां पर वो उसे एक लालच देती है कि वो लूक को बचा ले और बदले में विली की जान दे दे। लेकिन वो कहता है कि मारा को हमेशा यही चाहिए होता है, जो उससे किसी और की जान का सौदा करे ताकि ये कहानी हमेशा चलती रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये लूप कंटिन्यू नहीं होगा। और तभी पॉल उस फोनोग्राफ को प्ले करके याना को वहां से भागने के लिए कहता है। तभी वहां पर आग लगा देता है, जिससे कि वो जलकर राख हो जाता है और उसके साथ फोनोग्राफ भी खत्म हो गया था, जिसके अंदर वो विस्पर्स कैद थी। और अगर ये विस्पर्स नहीं होंगी तो मारा यानी कि गॉडेस ऑफ डेथ भी नहीं आ पाएगी। अब तभी मूवी के एंडिंग सीन में हम लूक को देखते हैं, जो कि शॉकिंगली ठीक हो गया था। मेरे ख्याल से पॉल ने खुद का सैक्रिफाइस देकर मारा के साथ डील कर ली थी कि वो लूक को ठीक कर दे, लेकिन साथ ही साथ शायद वहां पर ये फोनोग्राफ भी खत्म हो चुका था। खैर दूसरी तरफ हम सोफी को और याना को देखते हैं, जहां पर उनका मदर डॉटर बॉन्ड भी अच्छा बन चुका था और वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रही होती है। लेकिन तभी हम जूली को देखते हैं, जिसे विली का टॉय मिलता है, जो कि प्ले हो रहा था और उसके अंदर से आवाज आती है उन्हीं विस्पर्स की, मतलब कि मौत की देवी मारा अभी वापस आएगी। यानी कि अब वो विस्पर्स इनडायरेक्टली उस टॉय के अंदर कैद हो चुकी थी। एंड आई बिलीव कि ये स्टार्टिंग में हुआ होगा, यानी कि मौत का असली खेल अभी चालू होना बाकी था और ये विस्पर जब तक रहेंगी मारा यहाँ पर वापस आती रहेगी। और बूम, इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द विस्पर ऑफ विच फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पर सारी थियोरीज और जो भी चीजें हुई थी वो आपको ऑलरेडी बता दी है। तो देखो बचपन में हुआ ये था कि पॉल, निक का भाई टॉमी और सोफी इस घर के अंदर गए थे, जहां पर इनके साथ कुछ अजीब हुआ था। अब सोफी जो होती है वो गिर कर मर जाती है, लेकिन जो पॉल होता है वो उसे जिंदा कर देता है इस फोनोग्राफ की मदद से, जिसके चलते मारा गॉडेस ऑफ डेथ वापस आ गई थी और पॉल ने ये अनजाने में किया था, जिसके चलते मारा ने टॉमी का सैक्रिफाइस इनडायरेक्टली ले लिया, उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। अब निक ने भी अपने भाई को ठीक करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो समझ गया था कि अगर सोफी जिंदा हो गई है तो इसके चलते फिर अगर वो टॉमी को जिंदा करता है तो एक और सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, जिसके चलते उसने फोनोग्राफ को रिवर्स में प्ले कर दिया था, जिसके चलते मारा वापस चली गई थी। लेकिन जब इनके बच्चे जो होते हैं वो इस घर के अंदर जाते हैं, यानी कि जो सोफी की बेटी होती है याना, वो इस घर के अंदर जाती है तो उसने वहां पर बेसमेंट के अंदर इसको ढूंढ लिया था, यानी कि फोनोग्राफ को, और उसने फिर से उसको प्ले कर दिया, जिसके चलते केविन की मौत हो गई थी। और इस तरह से ये चीजें चल रही थी। मारा ने यहाँ पर याना को इनडायरेक्टली पजेस करके रखा था, वो उसे उसके माँ के रूप में दिखाई दिया करती, और इसका सिंपल सा रीजन था कि सोफी उसे अपनी बेटी नहीं मानती थी, उसे डांटती रहती थी, जिसके चलते ये सब हुआ था। लेकिन अंत में हमने देखा कि पॉल ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और अपने बेटे लूक को भी जिंदा कर दिया। अब वो फोनोग्राफ तो खत्म हो गया था, लेकिन जो मारा की विस्पर्स थी अब वो टॉय के अंदर चली गई थी, और अब जब तक ये टॉय रहेगा तब तक मारा वापस आती रहेगी, और जो मारा थी वो उस ओल्ड लेडी के जरिए सब कुछ करवाया करती। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी की पूरी कहानी अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए